हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ। माई सेल्फ अक्षय राठौड़। गाइस, अभी हम 151 से लेके 160 तक के क्वेश्चन देखेंगे। 160 के क्वेश्चन में हम गाइस सॉइल मैकेनिक्स का अभी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, गुप्ता एंड गुप्ता बुक का। सो आप अच्छे से ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, बहुत ही बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। SSC JEE से लेके सभी वाली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। लेट्स स्टार्ट। According to IS specifications, the minimum depth of a foundation in sand and clay should be respectively। तो एज पर IS स्पेसिफिकेशन के तहत मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सॉइल के लिए यानी कि सैंड के लिए एंड क्ले के लिए कितनी रखी जाती है। तो 600 से लेके 700 तक, 800 से लेके 900 तक, 1 मीटर से लेके 800 mm तक, या 1 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एज पर IS स्पेसिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द मिनिमम डेप्थ ऑफ अ फाउंडेशन इन सैंड एंड क्ले शुड बी रिस्पेक्टिवली बिटवीन 800 mm टू 900 mm। तो 800 से लेके 900 तक रखी जाती है एज पर IS स्पेसिफिकेशन के तहत। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी। ओके, देन नेक्स्ट। द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट इन आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले सॉइल शुड बी। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं, मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट और टोटल सेटलमेंट। जो टोटल सेटलमेंट रहता है वो डिफरेंशियल सेटलमेंट से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आपको जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ कि जब टोटल सेटलमेंट की बात करें उसका मतलब आपको समझ लेना है कि 65 से लेके 100 की रेंज है, और जब डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करते हैं तो आपको समझ लेना है कि बिलो 65 टू 65 से, यानी कि बिलो 65 है। दैट मीन्स हमें जो दिया होता है सैंड एंड क्ले के लिए, उसमें आपको पता है कि सैंड का सेटलमेंट थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू क्ले के। तो जब भी हमें डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि वो 25 या 40 यानी कि 40 होगा। अब 40 किसका होगा? तो क्ले का होगा। जब भी हमें क्ले का पूछते तो हमें क्ले का बताना है, जब भी हमें सैंड का पूछते तो हमें सैंड का बताना है। तो ये आपको याद रखना है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट टोटल सेटलमेंट से कम रहता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात की है तो आपको 65 की रेंज या 100 की रेंज भूल ही जानी है। आपको कौन सी रेंज देखनी है? 25 से लेके 40 तक की ही रेंज देखनी है, और ये रेंज में हमारा क्ले का तो ज़्यादा ही होता है, तो ये ज़्यादा हमारा क्ले का रहेगा। दैट्स वाई बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 152। ओके, देन नेक्स्ट। अ कंबाइंड फुटिंग इज जनरली यूज्ड टू। तो कंबाइंड फुटिंग जो हमारा किसके लिए यूज़ होता है? तो फ्रेंड्स, जो कंबाइंड फुटिंग होता है हमारा, वो हमारा जनरली किसके लिए यूज़ होता है? उसका ऑप्शन हमें दिए हुए है। नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन 2 एंड दे आर स्पेस्ड फार अपार्ट। देन नंबर ऑफ कॉलम इज 2 एंड दे are spaced close to each other. Then C, number of column is 2 and they are spaced far apart. There is then option number D, there is only one column। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उसे तो अभी अभी ही हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि डी तो नहीं ही आएगा। ओके, देन ऑप्शन सी पे जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम इज 2 एंड देयर आर स्पेस्ड फार अपार्ट। तो फार नहीं रहता फ्रेंड्स, नज़दीक रहता है, तो सी को भी हमें निकालना है। देन हम ए देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन 2 एंड दे आर स्पेस्ड फार अपार्ट। तो फ्रेंड्स, फार नहीं है, यहाँ पे दो चीज़ गलत रखी है, लिखी है मोर देन 2 एंड फार। फार तो नहीं रहता फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा जो बी है
वो सही आंसर है नंबर ऑफ कॉलम इज 2 एंड दे आर स्पेस्ड क्लोज टू ईच अदर. They are spaced close to each other. That's why B is the right answer for this question. And उसका अभी हम ओके B is the right answer for this question. Then next यहाँ पे मैंने लिखा भी है थोड़ा कि combined footing are constructed to two or more columns when they are close to each other and they are found overlap. Okay, the function of footing or a foundation is to transmit load to superstructure to substructure. ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है फ्रेंड्स कि जो लोड होता है वो सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में जाता है या सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर में जाता है. तो इसमें बिल्कुल गिलती मत कीजिएगा कि जो लोड होता है वो सुपर स्ट्रक्चर से लेके सब स्ट्रक्चर में ही जाता है फ्रेंड्स. ओके, तो 153 में B is the right answer. Then next, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन ऑन पाइल. अभी नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन के बारे में हमें देखना है. नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन होती है जो पाइल में कैसे एक्ट करती है, उसमें डाउनवर्ड होता है और लोड कैसा होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है फ्रेंड्स. तो जो हमारा ऑप्शन है एक्ट डाउनवर्ड एंड इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल. Then B acts upward and increase the load carrying capacity of the pile. Then C act downward and reduce the load carrying capacity of the pile. Then CD act upward and reduce the load carrying capacity of the pile. तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऑप्शन तो आपको नेगलेक्ट कर ही देने हैं. कौन से? तो मैं आपको बता दूं कि जो नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन होता है उसका लोड डाउनवर्ड में होता है. तो इसमें अपवर्ड वाले हैं जो क्वेश्चन ये दोनों रिड्यूस कर देने हैं. उसके बाद अब रहे ए और सी. उसमें दोनों में पहला ए पढ़ते हैं तो एक्ट डाउनवर्ड एंड इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी. तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज होती है. दैट्स वाई दोनों में डी डी याद रखना है, डाउनवर्ड एंड डिक्रीज. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि दोनों डी डी दैट मीन्स एक्ट डाउनवर्ड एंड डिक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल. तो यहाँ पे सही आंसर है सी. ओके, देन नेक्स्ट. अब मैंने थोड़ा लिखा है वो भी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए. नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन यहाँ पे दो टाइप के मैंने लिखे हैं. ओके, अब negative skin friction occurs when the pile or pile group are situated in a soft soil. कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? तो हमें वहाँ से क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है और वहाँ उससे हमारा वॉइड का जो अंदर के वॉइड से उसका सेटलमेंट होगा और उसका हमारा वॉल्यूम चेंज होगा. देन कंसोलिडेशन द सॉइल मास इट एंड resulting in a downward force that increase the load on the shaft piles and reduce the bearing capacity of pile. तो हमारा जो bearing capacity है वो reduce होगा और हमारा लोड जो लगेगा वो डाउनवर्ड में लगेगा. दैट मीन्स डिक्रीजिंग लोड एंड पुट्स ऑन लोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो C is the right answer for question number 154. Then question number 155. Then question number 155. क्वेश्चन हमें पढ़ना है. A single acting stream hammer weighing 22.5 kilonewton load and falling through a height of 1.2 meter drives a pile. If the final set 12.5 mm, then according to engineering news formula. यहाँ पे जो हमें दिख रहा है लोड बेरिंग कैपेसिटी के बारे में ही दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रीम हैमर है वो पुट्स करके उसकी हाइट दी हुई है 1.2 मीटर्स एंड हमारा जो फाइनल सेटलमेंट हो रहा है वो 12.5 mm हो रहा है. यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए
कि अलोबल लोड फॉर द पाइल इज 300 किलो न्यूटन। देन ऑप्शन बी वो दिया हुआ है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज 300 किलो न्यूटन। देन अलोबल लोड फॉर द पाइल इज 120 किलो न्यूटन। देन डी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज 120 किलो न्यूटन। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें आंसर कौन सा सूट होता है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो एज पर इंजीनियरिंग फार्मूलाज हमारा इक्वेशन ऐसा बनता है कि क्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एच बाय एफ इंटू एस प्लस सी। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, जो लोड दिया हुआ है हमें 22.5 किलो न्यूटन, वो हमें पुट्स कर देना है। उसके बाद एच हमें हाइट दी हुई है 1.2 मीटर, वो हमें पुट्स कर देनी है इंटू 1000 से इंटू 100 कर देना है हमें। फिर एफ़ की वैल्यू हमें दी हुई है, वो हमें लिख देनी है। एफ़ वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो 6 रखना है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो 6 है। ओके, देन उसकी वैल्यू हम पुट करने के बाद जो हमारा एस की वैल्यू है वो हमें 12.5 बाई 10 करके रखनी है, और सी की वैल्यू हमें 0.25 रखनी है। तो ये सब वैल्यू रखने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 300 किलो न्यूटन रहेगा। यहाँ पे जो क्यू ए है वो अलाउबल लोड इन केजी। देन डब्ल्यू है हमारा वो कितना है, डब्ल्यू है वेट ऑफ हैमर है। उसके बाद एच है हमारा हाइट ऑफ फॉल इन सेंटीमीटर्स है। उसके बाद एस है हमारा फाइनल सेटलमेंट है। उसके बाद ई है हमारा एम्पिरिकल कांस्टेंट है, और सॉरी सी है हमारा एम्पिरिकल कांस्टेंट सी है, और एफ है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग फार्मूला सिंपल ही है, उसमें सिर्फ वैल्यू कैसे पुट करनी है वो आपको याद रखना है, और फिर हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो राइट आंसर इज 155 में ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन नेक्स्ट फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 156। जनरली द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप, जो बेरिंग कैपेसिटी होती है पाइल ग्रुप की वो किस तरह रहती है। तो ऑप्शन ए इक्वली टू द सम बेरिंग कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल पाइल इन केस ऑफ फ्रिक्शन पाइल। देन इक्वल टू द सम ऑफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ individual pile in case of end bearing pile. Then less than the sum of bearing capacity of individual pile in the case of end bearing piles. Then greater than the sum of the bearing capacity of individual pile in case of friction of end bearing pile. तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन वाला ऑप्शन जो है वो हमें नेगलेक्ट कर देना है। यहाँ पे इक्वल टू रहता है, पर कौन सी चीज़ इक्वल टू रहती है उसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जनरली द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन अ पाइल इन अ ग्रुप इज केप्ट बिटवीन 2.5D एंड 3.5D। जो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा पाइल में वो 2.5D से लेके 3.5 के बीच में रहेगा, यानी कि उसके बीच में हमारी जो वैल्यू लाई करेगी। तो अब इफ पाइल आर स्पेस्ड sufficient distance apart then the capacity of pile group is the sum of the individual capacity of pile in case of end bearing pile। तो end bearing pile में जो हमारी दूसरी पाइल रहती है उसका जो कम्युलेटिव सम होता है वो हमारे एंड बेरिंग पाइल का जितना होता है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है फ्रेंड्स, क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो इफ पाइल आर स्पेस्ड सफिशिएंट डिस्टेंस अपार्ट देन द कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ पाइल इन केस ऑफ एंड बेरिंग पाइल। तो उनका जो सम होता है इंडिविजुअल पाइल का वो किसके जितना होता है, एंड बेरिंग पाइल के सम के जितना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, इक्वल टू द सम ऑफ बेरिंग कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल पाइल इन केस ऑफ एंड बेरिंग पाइल। दैट्स व्हाई ए बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 156। ओके, 156 में बी हमारा राइट आंसर बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 157।
द सेटलमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिंगल पाइल्स इज। तो हमारा जो सेटलमेंट होता है ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल का, और उसका कंपैरिजन हमें करना है सिंगल पाइल से, तो किसका ज़्यादा होगा। तो उसका ज़्यादा यानी कि ग्रुप पाइल का ज़्यादा होगा सिंगल पाइल से, ग्रुप या कम होगा या मोर देन या इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पाइल कैपेसिटी कम्स फ्रॉम स्किन फ्रिक्शन एंड बेरिंग। तो फ्रेंड्स, और मोस्ट ऑफ इंजीनियर प्रीफर टू कंस्ट्रक्ट एंड बेरिंग पाइल। मोस्ट ऑफ इंजीनियर होते हैं वो एंड बेरिंग पाइल्स करना प्रीफर करते हैं, और एक्सटेंडेड टू द बेड रॉक, और ये मोस्टली कहाँ होता है, बेड रॉक में होता है। दिस इज द सेफेस्ट टाइप्स ऑफ पाइल स्किन फ्रिक्शन। ओके, तो जो ये जो मेथड है वो सबसे सेफेस्ट टाइप की मेथड है। और स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बाय द रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ पाइल। तो स्किन फ्रिक्शनल होता रेजिस्टेंस वो भी रेजिस्ट करता है इन दिस पाइल। ये जो पाइल में होता है वो स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्ट करता है। और स्किन फ्रिक्शन इज इन सैंडी सॉइल इज ड्यू टू अ फ्रिक्शन बिटवीन द पाइल सरफेस एंड द सॉइल। ओके, तो ये 57 में हमारा जो रहेगा वो मोर देन रहेगा फ्रेंड्स। ओके, मोर देन रहेगा किसका किसका मोर देन रहेगा, ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल का सेटलमेंट ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिंगल पाइल से। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो पहला 158 देख लेते हैं, उसके बाद हम 159 देखेंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ कि बोथ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड स्किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आर कॉज्ड बाय द रिलेटिव सेटलमेंट। तो नहीं फ्रेंड्स, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। देन बोथ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आर कॉज्ड बाय द रिलेटिव सेटलमेंट। ओके, then negative skin friction is caused by the relative settlement of soil and skin frictional resistance is caused by the relative settlement of pile। तो ये डिफरेंट है फ्रेंड्स, ये सॉइल का नहीं है। ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है वो सॉइल के कारण होता है, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो पाइल के दौरान होता है। तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंट रहता है फ्रेंड्स। तो आपको इसमें गलती नहीं करनी कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो पाइल के कारण होता है, और नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है वो सॉइल के कारण होता है। ओके, सो सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन 159, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है। इनकरेक्ट में ऐसी बात की है कि स्टैटिक फार्मूला आर सूटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल ड्राइवन थ्रू द कोहेसिव सॉइल। उसके बाद ये तो राइट है कि स्टैटिक फार्मूला होता है वो सूटेबल है किसके लिए, फ्रिक्शन पाइल फॉर ड्रिवन थ्रू अ कोहेसिव सॉइल। तो सही है। डायनेमिक फार्मूला आर मोस्ट सूटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल फॉर ड्राइवन थ्रू अ कोहेसिव सॉइल। तो गलत है, कोहेसिव सॉइल के लिए स्टैटिक फार्मूला यूज होता है। देन डायनेमिक फार्मूला आर सूटेड फॉर फ्रिक्शन पाइल्स ड्राइवन थ्रू द कोहेजनलेस सॉइल। तो ये सही है। एंड उसके बाद डायनेमिक फार्मूला डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द रिड्यूसिंग बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल इन अ ग्रुप। तो ये भी सही है। तो गलत हमारा रहेगा बी इज अ रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई बी इज अ राइट आंसर। यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये आंसर सही होता है फ्रेंड्स। थोड़ी मस्ती हम पढ़ते टाइम भी करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट 160, क्वेश्चन नंबर 160, मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन ऑफ सॉइल इज डन विथ द हेल्प ऑफ। तो मैकेनिकल स्टेबिलाईजेशन जो हमारा सॉइल का है वो किसके हेल्प से हम डन करेंगे। तो सीमेंट, लाइम, बिट्यूमिन एंड प्रॉपर ग्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी चीज़ हमारी जो फुलफिल नहीं होती थी, इनमें से कौन सा मटेरियल हमारा यानी कि हम गुजराती में बोलते हैं ना कि कम पड़ता है, यानी कि खूटता है, यानी कि कम रहता है। तो प्रॉपर ग्रेडिंग करके वो मटेरियल ऐड करके उसको हम प्रॉपर ग्रेडिंग करते,
तो उससे हम मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे कि सॉइल स्टेबिलाइजेशन इज द अल्टरनेट ऑफ द सॉइल इज टू एनहेंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम उसका अल्टरनेट यूज करके हम फुलफिल करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। स्टेबिलाइजेशन कैन इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। स्टेबिलाइजेशन शियर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है एंड कंट्रोल द श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। वो श्रिंकेज और स्वेलिंग को कम कर सकता है, अदरवाइज वो कंट्रोल कर सकता है। दस इम्प्रूविंग द लोड बेरिंग कैपेसिटी, और लोड बेरिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर सकता है। और फ्रेंड्स दैट्स वाई वी गिव टू प्रॉपर ग्रेडिंग, दैट्स वाई 160 का आंसर हमारा डी आ रहा है। डी इज द राइट आंसर फॉर 160। ओके, देन फ्रेंड्स 150 यहाँ पे 159 में हमारा जो थोड़ा मैंने कम उसका सॉल्यूशन दिया, तो हम देखते कि लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल कैन बी डिटरमाइंड बाय द, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए कि जो डायनेमिक फार्मूला की बात की थी, स्टैटिक फार्मूला की बात की थी। डायनेमिक फार्मूला कोहेसिव के लिए यूज़ हुआ, स्टैटिक फार्मूला कोहेजन लेस के लिए यूज़ हुआ, स्टैटिक फार्मूला कोहेसिव के लिए यूज़ हुआ, डायनेमिक फार्मूला कोहेजन लेस के लिए यूज़ हुआ। तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि द लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल कैन बी डिटरमाइंड द फॉलोइंग मेथड। जो हमारी लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, और सॉइल की नहीं बोला यहाँ पे, पाइल की बोला है। सॉइल की कैपेसिटी प्लेट लोड टेस्ट से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे भी पाइल की जो होती है वो 4 टेस्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट, डायनेमिक फार्मूला विथ इंजीनियर्स न्यूज फार्मूला, देन स्टैटिक फार्मूला, देन प्लेट लोड टेस्ट। व्हेन द पाइल्स आर ड्राइविंग थ्रू द कोहेसिव सॉइल, जब भी हमारी पाइल्स यानी कि हम पेनेट्रेट कर रहे हैं कोहेसिव सॉइल में, द स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज रिड्यूस। जो हमारा स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस होता है। और एंड बेरिंग कैपेसिटी, एंड बेरिंग रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। Thus, डायनेमिक फार्मूला डू नॉट रिप्रेजेंट स्टैटिक लोड कैपेसिटी। जो हमारा डायनेमिक फार्मूला होता है वो स्टैटिक लोड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता फॉर कोहेसिव सॉइल एंड हैंस आर नॉट सुटेबल फॉर मच सॉइल। तो हमारा जो डायनेमिक फार्मूला होता है वो कोहेसिव के लिए यूज़ नहीं होता। दैट मीन्स डायनेमिक फार्मूला होता है वो हमारा बेस्ट सूटेड रहता है कोहेजनलेस सॉइल के लिए, कोहेसिव में शूट नहीं हो रहा। दैट्स वाई it is used, it is best suited, it is best fit in coarse grained soil. That's why they use in a coarse grained soil. Okay, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का सार ये होता है कि डायनेमिक फार्मूला होता है वो कोहेजनलेस सॉइल में यूज़ होता है, और स्टैटिक फार्मूला होता है वो कोहेसिव सॉइल में यूज़ होता है। ओके, और जो बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करने की 4 मेथड होती है, प्लेट लोड टेस्ट, then engineering formulas, okay, then penetration test and static formulas. Okay, thank you so much friends for watching this video. Thank you so much.